नमस्कार, मैं अमित त्यागी और शुभ 24 के लिए आज हम जो अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियन से मिलते हैं और इसी संदर्भ में हम उन व्यक्तियों से आज मिल रहे हैं जिनके हाथ में पूरे राजस्थान के उद्योगों की बागडोर है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। राजीव जी, जो उद्योग हैं वो कभी भी किसी भी जो हमारे राज्य होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और आपको ये कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है। तो पहले तो मैं एक जर्नी आपकी शुरुआत करना चाहता हूँ कि इस पॉलिटिक्स में कैसे आए। बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है अमित जी। मैं 1971 में राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया जी, और उसके बाद में मैं वहाँ कल्चरल सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा यूनियन का। और जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ गया और मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो जब कोई भी व्यक्ति कॉलेज में जाता है जिस राजनीतिक दल द्वारा उस वक्त उससे संपर्क करा जाता है, मेरे ख्याल से वो उसको संग जुड़ जाता है। मुझे मालूम नहीं कि हो सकता कोई दूसरा दल मुझसे संपर्क करता तो शायद मैं उनके संग जुड़ता, लेकिन वो मेरी विचारधारा के भी नज़दीक है कांग्रेस पार्टी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1973 के अंदर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर NSUI बनी और उसका जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें मुझे जाने का मौका मिला। और जब 1974 में पहली बार इसकी राजस्थान की बॉडी डिक्लेयर हुई तो अशोक गहलोत जी उसके पहले अध्यक्ष बने और मैं उनके संग सेक्रेटरी बना। और मुझे उनके संग जब तक वो राजस्थान में NSUI के अध्यक्ष रहे उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे समय में 15-16 पदाधिकारी बदले NSUI में इन 5-6 सालों में। मैं अकेला था जो उनके विश्वास का था। मिलकर राजस्थान में NSUI की नींव डाली और पढ़ाई करते करते जब विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए इमरजेंसी में, तो मुझे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत भी करा गया क्योंकि मैंने अपने MA के अंदर हिस्ट्री में टॉप करा था। और घूमर आप सुनते हैं, बड़ा फेमस होता है, घूमर 76 का मैंने आयोजन करा उस ज़माने में। और जैसी पढ़ाई ख़त्म हुई मैंने MBA करा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे जयपुर जो मेरी जन्मभूमि है इसको मेरी कर्मभूमि बनाना है, तो इसलिए मैंने व्यापार शुरू कर दिया। तो राजनीति तो मैं 1972 से कर रहा हूँ, ये 50 साल पूरे हो गए, 2023 चल रहा है। और 71 से मैंने मेरा खुद का व्यापार शुरू करा आम्रपाली के नाम से और उसका मैं फाउंडर हूँ, जो एक प्रोफेशनल से परिवार से आता हूँ। हमारे यहाँ पढ़ाई को बड़ा महत्व दिया गया है। मेरे दादाजी इंडिया के संभवतः पहले बैच के MBBS थे और मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों डॉक्टर रहे, चाची जी डॉक्टर रही, दोनों भाई वकील हैं। लेकिन जब आपको राजनीति करनी हो, जयपुर शहर में रहना हो, सरकारी सेवा में नहीं जाना हो, तो और कोई रास्ता नहीं था। एक छोटी सी हम्बल शुरुआत करी थी और वो एक इतने लोगों को रोजगार दे पाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसा हम लोग जो हमारी रिसर्च टीम ने एक बात करी कि ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे, वकील थे, और अगर मुझे सर सही नॉलेज है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो दादाजी को राय साहब बोला जाता था जी। और राय साहब की उपाधि मिली हुई थी। और उसके बाद एक अलग जो है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसमें आम्रपाली नाम करके एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड बनाया जो आज विदेशों में भी उतना पॉपुलर है। तो सर ये दोनों चीजें कैसे कर पाते हैं, पॉलिटिक्स होना और साथ साथ में बिजनेस को करना? मैं सोचता ये है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें अनुशासन हो। और अनुशासन आता है टाइम मैनेजमेंट से। अगर आप टाइम को सही मैनेज कर पाओ अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, समाज सेवा के लिए, राजनीति के लिए, तो एक जीवन में क्या संभव है ये मैंने देखा है। क्योंकि अगर मैं 1500-2000 लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे पाता हूँ, जो लोग हमारे संगठन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसके साथ साथ मुझे 3 बार अशोक गहलोत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तीनों बार मुझे उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी का मैं RTDC में भी आप चेयरमैन रहा, राजस्थान फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन रहा, CM खुद चेयरमैन थे। और अभी मुझे 2 जिम्मेदारियां दी हुई हैं महत्वपूर्ण। एक राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन। निर्यात
भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और छोटे उद्योग के संग निर्यात जुड़ा हुआ है। जी। अगर छोटा उद्योग करने वाला उद्योगपति जी। अपने प्रोडक्ट का निर्यात करने लगे जी। तो देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और राजस्थान क्योंकि हुनरमंदों का प्रदेश है, कारीगरों का प्रदेश है, हस्तकला के अंदर हमारी कोई सानी नहीं है, इसमें क्राफ्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ाने की बहुत संभावना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर काम कर सकूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। पर्यटन और कुटीर उद्योग, ये दो विषय ऐसे हैं कि जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे दोनों क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। जब मैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन था और होटल कॉरपोरेशन का भी चेयरमैन था, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आए थे, देशी विदेशी टूरिस्ट। सबसे ज़्यादा पैलेस ऑन व्हील्स के ऊपर बुकिंग रही थी। और RKGC के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे उनको हमने बोनस दिया था उस वक्त के अंदर। तो लोग आज तक भी उस कार्यकाल को याद रखते हैं। हमेशा ये जो स्लोगन है हमारे समय में निकला, पधारो हमारे देश, पूरे देश विदेश में आज भी विख्यात है। तो इतना, और कहीं ना कहीं सर ये टैगलाइन सी हो गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने G20 जब अधिवेशन होना था तो बोला पधारो हमारे देश। तो ये राजस्थान के पर्यटन के संग एक सिनोनिमस हो गया है, ये उसका पर्यायवाची हो गया है। तो ये अच्छी बात है। तो जहाँ भी रहो लगन लगा के काम करो और हमेशा अपने पद चिन्ह छोड़ के जाओ, मेरा सोचना ये है। सर ये कार्यकाल जो आधा कार्यकाल जो आपका रहा वो कोरोना की भेंट चढ़ गया और बहुत सी समस्या आई उद्योगों से रिलेटेड और चीज़ों में। तो आपके सामने क्या क्या समस्या आई इस कार्यकाल में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट से जो निगम होते हैं उनको पिछली सरकार ने बहुत कमज़ोर करा था। चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे पर्यटन निगम हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे समय में पिछले 40 वर्षों में राष्ट्रीय को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। और ये जो अभी साल ख़त्म हो रहा है, जो ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, इस साल हम अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो अगर मेहनत करी जाए, कार्यकुशलता से काम करा जाए, ईमानदारी से काम करा जाए, तो निश्चित रूप से राजकीय सरकारी जो उपक्रम हैं वो सब के सब लाभ में आ सकते हैं। ये मैंने देखा। समस्या बहुत ज़्यादा थी कोरोना के समय में, लेकिन राजस्थान में शानदार मैनेजमेंट हुआ। अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री होते हुए इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई कि जैसे सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र है, उनके अंदर जैसे ही मौका मिला उन्होंने यूनिट्स को खोल दिया। सारे उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करा। आने जाने के लिए बसों की उन्होंने व्यवस्था करी। राजस्थान से सबसे कम पलायन हुआ बंगाल और बिहार जाने का, और उसकी वजह से उसके एक वर्ष बाद राजस्थान में उद्योग ने 37% वृद्धि करी, 37%, जो कि पूरे देश में जो वृद्धि हुई उससे लगभग दुगनी थी। तो इतना कुछ अच्छा होना इस बात का द्योतक है कि सरकार की अगर पॉलिसी अच्छी हो और मैनेजमेंट आपका अच्छा हो तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिल सकता है, और वो रिजल्ट आपको मिला। सर एक चीज़ और जो आपके मन से है, आपके मन में पास है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके आगे क्या फ्यूचर है, कि आप क्या करना चाहेंगे ज्वेलरी से रिलेटेड? देखिए, मैं हमेशा, मेरा जो ब्रांड है वो तो आगे बढ़े, इसकी तो हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन आप समाज को क्या देते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ये मेरे अथक प्रयासों से उस वक्त केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जी थे, कॉमर्स मिनिस्टर, उनके समय में शुरू हमने कराया था। और मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि जयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर बने, और उसको पूरा करा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आप मालूम, सीतापुरा के अंदर इतना अच्छा कन्वेंशन सेंटर बन गया है, सबके काम आता है। अब हम लोगों ने मांग करी थी कि जेम बोर्स जयपुर में बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट के अंदर घोषणा करी है कि जयपुर में जेम बोर्स बनेगा। और जब REPC ने अभी राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो करा जोधपुर में, तो मेरे अनुरोध के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जोधपुर के अंदर भी
REPC के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर बनेगा। तो ये जो निर्णय हुए हैं, ये जवाहरात उद्योग के विकास के लिए ये दूरगामी प्रयास हैं, और इनके होने के बाद के अंदर राजस्थान से निश्चित रूप से रंगीत रत्नों का निर्यात होता ही होता है, लेकिन सोने चांदी के जेवर और फैशन ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। सर, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में लघु उद्योगों की जो राजस्थान में थी, उसमें क्या स्थिति में परिवर्तन रहा? मतलब राजस्थान आपके कार्यकाल में उसका परिवर्तन क्या रहा? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन है। राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट हुई, उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। 12-13 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, और जितने MOU साइन हुए थे उसमें से 49-50% धरातल पे आ गए। किसी भी प्रदेश में जब इस तरीके की समिट होती है तो 10-15% से ऊपर उद्योग धरातल पे नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमने आने के बाद में एक योजना शुरू करी, मिशन निर्यातक बनो। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट खुद नहीं करता था, किसी को बम्बई दिल्ली में सप्लाई करता था, वो एक्सपोर्ट करते थे, उनको हमने निर्यातक बनाया, और लगभग 10,000 नए निर्यातक बने हैं। तो लगभग 1,35,000 निर्यातक राजस्थान से निर्यात करते हैं। 10,000 निर्यातक नए बनना, ये आने वाले समय में पूरे राजस्थान प्रदेश के औद्योगिक वातावरण की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर देंगे। और ये हुआ है इसलिए कि हमारी नीति और नीयत दोनों में फर्क नहीं है। जब आपकी नीति अच्छी हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आप वास्तव में चाहते हो कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, चाहे RIPS 19 हो, चाहे RIPS 22 हो, उसका लाभ पहुंचना चाहिए, उसको लाभ पहुंच रहा है।